नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंडिया स्टडी जोन। मैं सौरभ फिर से आ गया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो हमारी सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसमें एक नया अध्याय लेकर, जो कि हमारी चौथी वीडियो होगी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना थॉट ऑफ द डे ले लेते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचाए। ठीक है, तो आइए हम अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि शुरू करने से पहले मैं एक विद्वान के बारे में बता देता हूँ, रामसे म्योर, जो इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने एक कथन बोला है इसके ऊपर, या एक बात कही है कि विश्व की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन को उन्होंने विश्व की क्रांति कहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना पढ़ते हैं कि देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो रहा है वो सब बाकी यूरोप और विश्व की क्रांति में उसने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है या अंकित किया है। इससे प्रेरणा लेकर बहुत से देशों ने अपने इधर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आवाज़ें उठाई हैं। या जैसे इटली, फॉर एग्जांपल, इटली ने यूनिफिकेशन के लिए इसी से प्रेरणा ली है। क्यों? इसकी लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता और भातृभाव यानी फ्रेटर्निटी, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, इन तीनों के सिद्धांतों पर है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने अपनी जीत हासिल की है या वो सक्सेस हुआ है। ठीक है, हालांकि हम लोग मानते हैं कि कई इतिहासकार इस डेट को नहीं बोलते, वो कहते हैं 87 और 89 में, माफ़ कीजिए 88 में ये रेवोल्यूशन का जो स्थिति थी वो आरंभ हुई, या समय जो था वो आरंभ हुआ। क्यों? क्योंकि कुलीन वर्ग ने, सबसे पहले कहा जाता है कि इसमें कुलीन वर्ग जो था उसने आवाज़ उठाई थी, मगर कुलीन वर्ग सम्राटों के साथ उनके लिंक अच्छे नहीं बन रहे थे, मगर उनके साथ फिर और भी वर्ग जुड़े। तो ये 1789 में पूर्ण रूप से, क्योंकि एक अधिवेशन था, उसको स्टेटस जर्नल जो 1789 में बुलाया गया था, उसके बाद ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ा। ठीक है, इसने अलग रूप से लेकर ये आगे बढ़ा और इसने अपनी जीत हासिल करी। हालांकि कुछ और इतिहासकार जो आधुनिक युग के इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जैसे 1763 से लेकर 1801 के बीच में इसका टाइम पीरियड बताते हैं, और वो कहते हैं कि इसको एक कथन के अनुसार उन्होंने एक नाम दिया है, पश्चिमी विश्व की क्रांति कहा गया है इसको। ठीक है, तो आइए, ये तो था इंट्रोडक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे, मतलब क्या क्या कारण रहे हैं, क्या क्या रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेवोल्यूशन किसके विरुद्ध हुआ था। ये हुआ था विद्रोह हुआ था ये बुर्बो वंश के अगेंस्ट। 1589 में हेनरी फोर्थ के राजगद्दी में बैठने के बाद कम से कम 200 वर्ष पूर्व ये जो राजवंश था ये गद्दी पे बैठा, और लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये 16वां इनका लास्ट शासक रहा। ठीक है, और लुई 14वें से इनके जो है विद्रोह की जो बीज थे वो बोने शुरू हुए, और धीरे धीरे जनता ने विद्रोह करना आरंभ किया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना पॉइंट ले लेते हैं कॉजेज में कि लुई 14वें की निरंकुशता। 1643 में राज सिंहासन में बैठा था, मगर ये नाबालिग था। उस समय इसकी उम्र कुछ खास थी नहीं। तो कार्डिनल मजारिन जो थे उन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है, 1663 से लेकर 1661 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद फिर लुई 14वें ने अपने शासन गद्दी संभाली। 54 वर्ष तक इसने आगामी राज्य किया, और उसके बाद 54 वर्ष तक इसने राज किया, और उसने कुछ भी जैसे पर्सनल रूल या व्यक्तिगत शासन उसको स्थापित किया। इसके काम किए, मतलब राज के लिए काम किए, सुंदरशाही महल बनवाए उसने, तो कला साहित्य में काम किया, मगर फिर भी ये निरंकुश शासक था। कैसे? इसने दैवीय अधिकारों के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। ये जो दैवीय सिद्धांत है उस पर ये विश्वास रखता था, और इसका कहना, इसकी जो लुई 14वां था वो इसका कहने का विचार था कि ये इसके विचार चलते थे कि ये ही शासन है, मैं ही शासन हूँ। मतलब एक तरह का अहंकारी टाइप ये बात करता था कि मैं ही शासन हूँ, तो वो इसको काफ़ी प्रॉब्लम लाता था। इसने जैसे कैथोलिक मत का अनुयायी, कट्टर अनुयायी था, मगर प्रोटेस्टेंट जो मत थे उन पर काफ़ी अत्याचार किए थे। उसके बाद किसानों का संतोषजनक स्थिति थी, उनकी भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शाही ठाट बाट में ये खोया रहता था, ये सब भी इसकी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लुई 15वें आता है। लुई 15वें का भी यही हाल था, वो भी जुआ खेलना और भी जैसे मान लो कि रंगरलियाँ में या शिकार खेलना, इन सब में फिजूल खर्चियाँ ये लोग करते थे। ठीक है, ये भी हमारा दूसरा पॉइंट बनता है इसकी, क्या बोलते हैं इसको, इसके कारण का, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण का। उसके बाद बताते हैं शाही दरबार की फिजूल खर्ची। इसके बाद बताते हैं फिजूल खर्चियाँ शाही दरबार ने खूब की। जो लास्ट के शासक रहे उन्होंने हद से ज़्यादा फिजूल खर्ची की। मैं कुछ आंकड़े आपको सुना देता हूँ, देखते रहिए। महारानी के 500 सेवक थे। उसी दरमियान शाही दरबार में 18,000 कुल व्यक्ति थे, मगर जिनमें से 16,000 व्यक्ति जो थे वो राजा के देखरेख में होते थे, जिसके कारण उन पे जितना भी पैसा आता था, उन पे पैसा खर्चा, क्योंकि सेवा के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा, तो उस चीज़ के ऊपर भी फिजूल खर्ची मानी जाती है। और भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर महाराजा और रानी जो थे फिजूल खर्ची करते थे, जिस कारण क्या होता था, जो राज्य का पैसा है वो वेस्ट होता था, जिस कारण वो जनता के लिए यूज़ नहीं हो पाता था और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपना चौथा पॉइंट लेते हैं कि संविधान और प्रतिनिधित्व संस्था की कमी, अनुपस्थिति भी बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से है कि संविधान एक देश के लिए सारथी का काम करने वाला जो एक रूप में जो काम करता है वो संविधान होता है, और इस देश में उसकी सबसे ज़्यादा अनुपस्थिति थी, वो उपस्थित ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि संविधान की अनुपस्थिति के कारण भी इस देश में विद्रोह हुआ। क्यों? क्योंकि वो आम जनता के मौलिक सिद्धांतों का काम नहीं कर सके, मौलिक सिद्धांतों को बचा के नहीं रख सके, क्योंकि जनता के पास थे ही नहीं। राजा जो बोलता था वही शासन होता था, और इस तरीके से कि आम जनता सिर्फ राजा के ऊपर निर्भर थी। ठीक है, ये भी कारण बनता है। दूसरा, दूषित न्याय प्रबंध में सैनिक न्यायालय थे, चर्च के न्यायालय थे, वित्तीय न्यायालय थे आदि, और कुल उच्च जो न्यायालय थे वो 13 थे, और पार्लियामा इन न्यायालयों को बोला जाता था। पर ये क्या करते थे, ये सिर्फ अपनी अपनी चीज़ें रखते थे और ये न्याय समय पे नहीं देते थे, जिस कारण क्या होता था कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, उनको न्याय समय पे नहीं मिलता था। क्योंकि एक राजा, जैसे हमारे रामायण में बोला गया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक उदाहरण देते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम ने भी यही बात बोली है कि जब तक न्याय समय पे ना मिले तो वो अन्याय होता है, वो न्याय नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि न्याय बहुत ज़रूरी होता है और वो समय पे ही देना चाहिए। आगे हम लोग आते हैं सैनिकों में असंतोष। सैनिक असंतोष होता था, क्यों? क्योंकि सैनिकों की ज़रूरतें नहीं पूरी होती तो वो युद्ध क्या लड़ेंगे। उनको खाने के लिए चाहिए, उनको ड्रेस चाहिए, उनको फाइटिंग के लिए वेपन्स चाहिए, उनको और भी चीज़ें चाहिए ताकि वो युद्ध में चुस्ती और तंदुरुस्ती से लड़ सकें। ठीक है, तो उस तरीके से सैनिकों में असंतोष फैला हुआ था। असंतोषजनक कृषि व्यवस्था भी कुछ खास नहीं थी, उन्हें सारे पुराने तरीके थे। हर समय कृषि में एक नया तरीका आता है, वो चीज़ें लाने में यहाँ के राजा थे योग्य नहीं थे, वो अयोग्य थे, जिसके कारण उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, इस पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, हमको एक पता लगता है कि हाँ, जो राजा था वो कैथोलिक मत का अनुयायी था, उसको उन्हें वहाँ पूरी स्वतंत्रता दी हुई थी उन लोगों को। मगर जो प्रोटेस्टेंट मत के थे उन पर प्रतिबंध लगाए थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, उनको सज़ा दे रहे थे, उनको तंग कर रहे थे, उनको देश से निकाल रहे थे। इस कारण भी स्वतंत्रता पर काफ़ी पाबंदियाँ लगी हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देते व्यापार पर प्रतिबंध था, अपने हिसाब से राजा व्यापार करता था, व्यापार पर प्रतिबंध थे। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखते हैं पादरियों की चरित्रहीनता। उन्होंने इलीगल काम करने लगे थे पादरी, उन्होंने वो अपने जो उनका नाम होता है फादर, जो उनका फादर बोला जाता है चर्च में जो अनुयायी होते हैं, जैसे मान लो कि मंदिरों में पुजारी होते हैं, वैसे ही चर्च में फादर होते हैं। तो जो पादरी होते हैं ये काम सही नहीं, ये जो इनको सूट करते हैं ये वो काम नहीं करते थे, इलीगल सारे काम करते थे। वो इलीगल काम आप जानते हैं क्या होते हैं। ठीक है, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके बाद बात होती है चर्च का समर्थन, सम्राट से गठजोड़। चर्च जो था वो सम्राट के अंडर था और दोनों में मिली भगत चलती थी, और वो लोग अपने, क्योंकि वो सारे उच्च वर्ग के थे तो वो लोग ध्यान नहीं देते थे, वो सिर्फ अपने ही फ़ायदे देखते थे, जनता को नहीं देखते थे। इस कारण जनता ने विद्रोह और तेज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा आता है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि मजदूर जो थे, मजदूर होता है कि उसको ज़रूरतों पे वो काम करता है, पैसा कमाता है, रोटी खाता है, मगर जब वो उसको काम ही नहीं मिलेगा तो वो पैसा कहाँ से कमाएगा।
जिस कारण वो भूखा मरेगा। तो इस कारण मजदूर वर्ग ने भी आवाज़ उठा दी, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग रोमन कैथोलिक चर्च का प्रधान माना जाता है, ठीक है। जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो प्रधान होता था, ठीक है, प्रधानता थी उसकी, वो रूल ज़्यादा करता था, मतलब उसके वो लीडर था एज एक, ठीक है, जैसे पुरोहित वर्ग होते हैं वैसे, ठीक है। तो उस तरीके से भी थे, मगर फिर भी जो सिर्फ ऊंचे ऊंचे वर्गों को काम देने से कुछ नहीं होगा, हमें आम जनता के साथ मिल के काम करना चाहिए। उनकी सुरक्षा, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते तो शायद विद्रोह नहीं होता। उसके बाद कुलीन वर्ग आ गया, जो संपन्न वर्ग कहलाए जाते थे। राज्य, धर्म, सेना में जो उच्च उच्च पदों पर नियुक्त थे, उनको भी ये नहीं महसूस हो, उनको भी महसूस हो रहा था कि नहीं यार, राजा हमारे लिए क्लियर नहीं है, वो हमारे लिए टेक केयर नहीं करता, हमारी ज़रूरतों को वो ध्यान में नहीं दे रहा। इस कारण भी विद्रोह हुआ। और जो इतिहासकारों ने 1787 से 88 तक का बीच का जो समय बताया, वो भी कुलीन वर्ग का ही विद्रोह बताया है, जैसे उन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे, डिटेल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो PDF दूंगा आपको, वो मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है, PDF में अच्छे से, ठीक है। उस पर हम लोग देखते हैं कि अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट सबसे ज़रूरी होता है हर चीज़ का, तो हम लोग इम्पैक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब इम्पैक्ट है कि निरंकुश राज्य का अंत, निरंकुश राजा का अंत हो गया, तो शासन का अंत भी हो गया। अब वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हो गई और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे रूल चलने लगा, ठीक है। उसके बाद लिखित संविधान आ गया। लिखित संविधान हर देश का जरूरी होता है, चाहे फॉर एग्जांपल अमेरिका, इंडिया या और भी देश, ठीक है। संविधान बहुत जरूरी होता है हर देश के लिए। लिखित संविधान वहाँ गया। सामंत प्रणाली की समाप्ति। सामंत प्रणाली, जैसा कि आप जानते हैं सामंत प्रणाली में क्या होता है। सामंत प्रणाली में एक, जैसे मान लो इंडिया का मैं राजा हूँ, तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें सामंत जो होते थे वो रूल करने लगते थे। उनसे जो वो जनता से टैक्स लेंगे और वो टैक्स ला के सीधा मुझे देंगे, ये सामंत प्रणाली होती है। तो इस सामंत प्रणाली की जो 4 अगस्त 1789 में इस प्रथा का अंत कर दिया गया, बिल्कुल, ठीक है। और सामंत प्रणाली ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नागरिकों को मौलिक अधिकार की प्राप्ति। मौलिक अधिकार मिल गए, लोगों को जीने का अधिकार मिल गया, अपनी मर्जी के अनुसार वो लोग जी सकते थे और देश के लिए काम कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार आप लोग भी जानते हैं, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। उसके बाद है शासन व्यवस्था में सुधार। अब जो फ्रांस था वो 83 प्रांतों में बांट दिया गया था, उस पर अच्छी तरह से शासन चल रहा था, और शासन अगर अच्छा रहेगा तो देश भी अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्याय प्रणाली का पुनर्गठन। न्याय प्रणाली का पुनर्गठन हुआ, उसमें न्याय समय पे मिलने लगा, लोग खुश रहने लगे और न्याय व्यवस्था से ही लोगों का उद्धार होने लगा, ठीक है। जितने भी गैर कानूनी काम थे वो सब खत्म कर दिए गए। और किसानों की अवस्था में सुधार। किसानों के लिए नए नए वेपन क्या मांगे थे, नई नई ज़रूरतें, वो जो उनको जैसे मान लो खेती के लिए सामान आया गया, बीज आए नए नए, किसानों के लिए नए नए जैसे पॉलिसीज़ आई, जो किसान ताकि जी सके और अपनी जो उसकी संतोषजनक स्थिति थी उसमें सुधार ला सके, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद शिक्षा और साहित्य में उन्नति आई, साहित्य आए और शिक्षाएँ आई, इस कारण लोग पढ़े लिखे होने लगे, ठीक है। अब समाज का हर तबका पढ़ लिख कर ऊंचे ऊंचे पदवी पे शामिल हो रहा था और अपने देश को बुलंदियों की ऊंचाई तक ले जा रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अराजकता और रक्तपात का अंत हो गया। कानून व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, अराजकता और रक्तपात खत्म हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ न्याय और कानून का शासन है, किसी और देश का शासन नहीं है, मतलब माफ़ कीजिए, किसी और जैसे एक राजा का शासन नहीं, अब जनता का शासन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना का उदय। फिर से जितनी हमने रेवोल्यूशंस किए हैं उसमें एक पॉइंट कॉमन है, राष्ट्रीय भावना का उदय, फीलिंग ऑफ नेशनलिटी। इस तरीके से राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रवाद, ये हर एक देश के लिए है, हर एक देश ने इसके साथ ही अपने देश का विकास किया है। एक विचारधारा राष्ट्रवाद, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, तो उस तरीके से राष्ट्र धर्म को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो प्रभाव पड़ा उसने यूनिटी दिखाते हैं, यूनिटी दिखाया और राष्ट्र भावना का उदय हुआ और फ्रांस था वो पीक पे पहुंचा, अपने देश
नंबर 1 पहुंचा। ठीक है, उसके प्रजातंत्री विचारों का विकास हुआ, नए नए विचार आने लगे। अभी ये ना एक ही विचारों के साथ ही जीने नहीं लगे, अलग अलग विचारों के साथ जीने लगे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैनिक प्रणाली में भी सुधार आ चुका था। उनको सही सारी इक्विपमेंट मिल रहे थे, हर तरह की बल शल से लेकर तंदुरुस्त सेना हो गई थी, और सेना अच्छे तरीके से अपने जो देश में वो फाइट कर रही थी, देश की सुरक्षा कर सकती थी। ठीक है, आइए, ये तो प्रभाव रहे और निष्कर्ष रहे, इंट्रोडक्शन रहे, परिचय रहा। उसके बाद हमारा आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकला? हर रेवोल्यूशन के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है कि देश एक था तभी क्रांति से आज़ादी मिली, क्रांति सफल हुई। ठीक है, उसी तरीके से अगर आज भी देश एक होगा और विश्व एक होगा तो हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष हमारा निकल गया कि यूनिटी सबसे बड़ी पावर होती है। लोगों में विश्वास होना चाहिए कि हम ये जीतेंगे, हम ये करेंगे, तो ही हम कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। ये टॉपिक मैंने आपको बताया है, मेरे से कुछ मिस्टेक हुई हो या मैं कुछ गलत बताया हो या कुछ भी हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैं ज़रूर उस बात पे आपको रिप्लाई करूँगा कि हाँ वो कैसा है कैसा नहीं है, वो कमेंट करके बताइए। तो उसके बाद अब से मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि आप लोग और हम लोग मिलके इस विश्व में जी सकें। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, उसके नियम हैं उनको फॉलो कीजिए। घर में रहिए बंधु, घर में रहिए, और आप सुरक्षित, हम सुरक्षित, तो विश्व सुरक्षित। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार फिर से एक नारा देंगे कि कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा, फिर से मुस्कुराएगा इंडिया। ठीक है, और विश्व। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपसे बस एक ही बात बोलूँगा, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एडीएस स्टडी जोन, आपका अपना यूट्यूब चैनल। किसके साथ? सौरभ के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।